हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मैं रत्नेश मिश्रा आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। हिंदी में इसे कहते हैं वैद्युत रसायन। तो स्टडी से पहले, पढ़ाई से पहले चलो हम एक थोड़ा सा अपने आसपास का स्टडी करते हैं, सर्वे करते हैं एक छोटा सा। अपने आसपास कुछ चीज़ें देखते हैं क्या क्या होता है हमारे आसपास। हम लोगों ने बैटरी देखा है, बैटरी डिस्चार्ज होती है और चार्ज होती है, कई सारी साइकिल्स होती हैं इसमें, ख़राब नहीं होती है। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास छोटे छोटे सेल्स होते हैं जो हम लोग पहले टॉर्च में डालते थे और वो एक निश्चित टाइम के बाद डिस्चार्ज हो जाते थे, डेड हो जाते थे। उसके बाद घर में आपके जो है कुछ आर्टिफिशियल टाइप के जो ज्वेलरीज़ हैं वो आती हैं, जिनके ऊपर बोलते हैं कि गोल्ड प्लेटेड है। ये गोल्ड प्लेटेड, ये प्लेटिंग क्या होती है? ये एक इलेक्ट्रो प्लेटिंग होती है। ये क्या होती है, ये भी इसके बारे में बात करेंगे, अच्छे से बात करेंगे। और हम जब आग लगी होती है, आग के आसपास होते हैं, तो हम बड़ी तेज़ी से हाथ खींचते हैं या अपनी बॉडी को वहाँ से पीछे हटा लेते हैं। ये सारे काम हमारे आसपास होते रहते हैं। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कोरोजन, आपने देखा होगा कोरोजन, या जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं आयरन के टर्म में। तो रस्टिंग होती है और होता है मेटल रिफाइनिंग होती है। मेटल रिफाइनिंग क्या होती है? मेटल रिफाइनिंग एक प्रोसेस होती है जिसके द्वारा शुद्ध धातुओं का निष्कर्षण किया जाता है या प्योर मेटल्स रिफाइन की जाती हैं। तो ये एक प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे आसपास, हम लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया है। इन सारी चीज़ों की अगर स्टडी की जाए तो ये एक ब्रांच ऑफ साइंस या ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री के अंतर्गत इनकी स्टडी की जाती है। और उस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या वैद्युत रसायन। अब बात आती है कि वैद्युत रसायन क्या है या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है। तो देख लेते हैं बाय डेफिनेशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स with the study of interconversion of chemical energy and electrical energy। केमिस्ट्री की ऐसी शाखा जिसमें केमिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी के इंटर कन्वर्जन की स्टडी की जाती है। मींस केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है और इलेक्ट्रिकल एनर्जी केमिकल एनर्जी में चेंज होती है। तो ऐसी ब्रांच केमिस्ट्री की जिसमें इन दोनों चीज़ों की स्टडी की जाती है उसको हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहते हैं। बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 2, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में पढ़ेंगे। मीन्स कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। जैसे हमारा एक मेटालिक कंडक्टेंस होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है। नंबर 3 होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है? जब हम किसी भी कंपाउंड को, हमको उसके आयंस में तोड़ना होता है, तो हम उस कंपाउंड के एक्वस सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, फ्लो कर देते हैं, और वो कंपाउंड जो है हमारा अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाता है। तो इन 3 चीज़ों की स्टडी हम करेंगे यहाँ पर, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस की और इलेक्ट्रोलिसिस की। ये हो गया हमारा इंट्रोडक्शन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। तो हम पहला टॉपिक लेते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स आर दोज सेल्स इन विच केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चलिए बात करते हैं कि केमिकल एनर्जी क्या होती है। केमिकल एनर्जी आपने देखा होगा कि कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स होते हैं, इन्हीं बॉन्ड्स के टूटने पर कुछ एनर्जी मुक्त होती है। वही जो एनर्जी बॉन्ड्स के टूटने पर मुक्त होती है उसी को हम केमिकल एनर्जी कहते हैं। तो अगर सिंपली बाय डेफिनेशन देखा जाए कि केमिकल एनर्जी क्या होती है, तो हम ये बोलेंगे द एनर्जी कंजर्व्ड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड्स इज नोन एज केमिकल एनर्जी। तो यही जो केमिकल एनर्जी होती है, इसी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर लिया जाता है बाय इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब हमारे पास एक एग्जाम्पल है, अच्छा सा बड़ा प्रचलित टाइप का एग्जाम्पल है, जहाँ पर जिंक इलेक्ट्रोड और कॉपर इलेक्ट्रोड को जोड़कर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देख लेते हैं, हमारे पास एक इलेक्ट्रोड, हमारे पास ये जो आपको ग्रीन वाला दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन भरा हुआ है। जिंक सल्फेट का 1 मोलर सोल्यूशन मीन्स 1 लीटर सोल्यूशन में 1 मोल ZnSO4 है। दूसरा हमारे पास कॉपर का इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर 1 मोलर कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन भरा हुआ है। अब इसमें हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में क्या करते हैं, कॉपर की रॉड को डिप करते हैं, और जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक की रॉड को हम यहाँ पर डिप करते हैं। और जो दोनों इलेक्ट्रोड्स हैं, कॉपर और जिंक और कॉपर, दोनों को हम एक इलेक्ट्रिक वायर से जोड़ देते हैं थ्रू वोल्ट मीटर।
ताकि हमको कितनी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका अंदाज़ा मिलता रहे, उसकी रीडिंग मिलती रहे। लेकिन अभी तक कुछ नहीं होता है। लेकिन जैसे ही हम सॉल्ट ब्रिज को इन्वर्ट करके यहाँ पर इन दोनों सोल्यूशंस को जोड़ते हैं, वैसे ही वोल्ट मीटर में हमको डिफ्लेक्शन यहाँ पर दिखाई देता है। इसका मतलब ये है कि सर्किट कंप्लीट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होना स्टार्ट हो गई है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले सॉल्ट ब्रिज क्या होता है। सॉल्ट ब्रिज जो होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन प्रोड्यूस करना या चार्ज को ट्रांसफ़र करना। लेकिन चार्ज को ट्रांसफ़र वो किस तरह से करता है, वो कंपाउंड्स को या सॉल्यूशंस को आपस में नहीं जोड़ता है, केवल जो चार्ज होते हैं वो आयंस के माध्यम से यहाँ पर क्या करता है, वो ट्रांसफ़र करता है चार्ज को इन द फॉर्म ऑफ आयंस। अब देख लेते हैं सॉल्ट ब्रिज होता क्या है। सॉल्ट ब्रिज जो होती है वो हमारे पास एक यू शेप की एक जो है ट्यूब होती है, कांच की यू शेप की एक ट्यूब होती है। इस यू शेप की ट्यूब में हम क्या करते हैं, कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम क्लोराइड या कॉन्सनट्रेटेड पोटेशियम नाइट्रेट या कॉन्सनट्रेटेड अमोनियम नाइट्रेट सोल्यूशन को इसमें हम फिल कर देते हैं। फिल करने के बाद हम क्या करते हैं, इसी सोल्यूशन में हॉट एगार एगार सोल्यूशन भर देते हैं। और उसके बाद जब वो एगार एगार सोल्यूशन ठंडा होता है तो ये जो पूरा सोल्यूशन होता है कॉन्सनट्रेटेड सॉल्ट का और एगार एगार का, वो एक सेमी सॉलिड जेल में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो सेमी सॉलिड जेल होता है अब जो है एक इलेक्ट्रोलाइट की तरह फंक्शन करेगा और इस यू शेप की ट्यूब को हम इन्वर्ट करके दोनों सोल्यूशन को यहाँ पर क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो सॉल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का काम होता है आयंस का एक्सचेंज करना या चार्ज को ट्रांसफ़र करना विद इन टू सोल्यूशंस इन एनी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के सोल्यूशंस के बीच में आयंस का एक्सचेंज करना, चार्ज का ट्रांसफ़र करना। अब क्या होता है, हमारा ये जो पूरा सर्किट होता है स्टार्ट हो जाता है और जो वोल्ट मीटर है वो हमको 1.10 वोल्ट, इतने वोल्ट की रीडिंग देता है। अब ये रीडिंग क्यों दे रहा है या चार्ज क्यों ट्रांसफ़र हो रहा है, चार्ज तभी ट्रांसफ़र होगा अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस मीन्स चार्ज में डिफरेंस होगा। अब चार्ज डिफरेंस या पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डेवलप होता है वो देख लेते हैं। हमारे पास ये जो जिंक का इलेक्ट्रोड है, इसमें क्या करते हैं कि जैसे ही हम जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं, हमने यहाँ पर जिंक सल्फेट का सोल्यूशन लिया और इसमें जैसे ही हम जिंक की रॉड को डिप करते हैं, वैसे ही एक काम होता है कि जो हमारे जिंक एटम्स हैं, भाई ये जो जिंक की रॉड है इसमें जिंक के एटम्स होंगे, वो जिंक के एटम्स क्या करते हैं, वो तुरंत ही इस मेटालिक रॉड पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन और Zn2+ बनाते हैं। तो जो Zn2+ हैं वो कहाँ पर जाते हैं, वो हमारे सॉल्यूशंस में एंटर कर जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं या इलेक्ट्रॉन लूज करता है ये हमारा जिंक एटम, वो कहाँ पर जाते हैं, वो हमारे इसी मेटालिक रॉड पर रुक जाते हैं। और ये काम तब तक होता रहता है जब तक एक एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश नहीं हो जाता है। एक्विलिब्रियम कब इस्टेब्लिश होता है, जब इस मेटालिक रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो क्या करते हैं, वो सॉल्यूशंस के Zn2+ आयंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो ये जो Zn2+ आयंस होते हैं ये इसी सॉल्यूशन में इस रॉड को घेरे हुए रहते हैं और ये जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है और जो आयनिक चार्ज है वो एक एक्विलिब्रियम स्टैब्लिश कर लेता है। तो यहाँ पर Zn एक्विलिब्रियम Zn2++ 2 इलेक्ट्रॉन्स, ये एक एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाता है। तो ये तो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड की बात। अब बात करते हैं, यहीं पर हम बात कर लेते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। सबसे पहले क्या होता है, इलेक्ट्रोड क्या होता है। जैसे मैंने कहा जिंक इलेक्ट्रोड या कॉपर इलेक्ट्रोड। तो कॉपर इलेक्ट्रोड का मतलब है कॉपर सल्फेट या कॉपर का कोई सॉल्ट होगा, उस कॉपर के सॉल्ट में हम कॉपर की ही मेटालिक रॉड को या मेटालिक वायर को उसमें डिप करेंगे। तो ये जो प्रोसेस बनेगा जिसमें किसी मेटल को उसी मेटल के सॉल्ट के सोल्यूशन में हम डिप करते हैं, ये इसको बोलते हैं उस मेटल का इलेक्ट्रोड। तो जैसे हमने कॉपर के सॉल्ट में कॉपर की रॉड को डिप किया तो उसको हम बोलेंगे कॉपर इलेक्ट्रोड। जैसे हमने जिंक के सॉल्ट में जिंक की रॉड को डिप किया, इसको हम बोलते हैं जिंक इलेक्ट्रोड। इसी तरह से फेरस इलेक्ट्रोड और बहुत सारी चीज़ें। तो ये तो हो गया इलेक्ट्रोड। तो ये जो टोटल आपका सिस्टम बना जिंक सल्फेट के सोल्यूशन में जिंक मेटल की रॉड, ये हमारा हो गया जिंक इलेक्ट्रोड। बात करते हैं हम कॉपर इलेक्ट्रोड की। हमने क्या किया, हम यहाँ पर ले लेते हैं एक अलग से कॉपर सल्फेट और कॉपर सल्फेट में हम क्या करते हैं, कॉपर की रॉड को यहाँ पर डिप कर देते हैं। जब कॉपर की रॉड को डिप करते हैं तो आपको पता है कि जो कॉपर की रॉड होती है उस कॉपर की रॉड पर Cu2+
Cu2+ आयंस इस मेटल के रॉड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। क्यों डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं? क्योंकि जो सोल्यूशन है उस सोल्यूशन में आपको दो चीज़ें थी, CuSO4। तो जो आपका सॉल्ट का सोल्यूशन होता है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। इसमें हमको Cu2++SO4 माइनस माइनस दो आयंस मिलेंगे। यही जो दो आयंस होते हैं, इन दो आयंस में जो कॉपर आयंस होते हैं वो कॉपर आयंस कॉपर की रॉड के ऊपर यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये तब तक होता रहता है जब तक कि सल्फेट और कॉपर आयंस के बीच में एक एक्विलिब्रियम स्टैब्लिश नहीं हो जाता है। तो ये भी चलता रहता है अपना इसी तरह से। अब हम बात करते हैं, जब दोनों इलेक्ट्रोड्स को हम जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो जो हमारा जिंक इलेक्ट्रोड है, तो जिंक इलेक्ट्रोड के ऊपर क्या डिपॉजिट हुआ था? इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स थे। और यहाँ पर इसके ऊपर क्या डिपॉजिट हुए थे? Cu2+। तो इस रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और जिंक रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो हमने क्या किया, जब दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया, जोड़ दिया, तो जिंक की तरफ से इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्लो होना स्टार्ट हो गया। कहाँ पर? कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ। और कॉपर इलेक्ट्रोड की तरफ जब चलना स्टार्ट हो गए तो कॉपर पे क्या होता है? कॉपर पे हमारे पास यहाँ पर जो आयंस होते हैं Cu2+, तो Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है। जो इलेक्ट्रॉन हमारा जिंक इलेक्ट्रोड दे रहा है, दो इलेक्ट्रॉन ये गेन करेगा और Cu सॉलिड या मेटल में डिपॉजिट हो जाएगा। कहाँ पर? इलेक्ट्रोड के ऊपर। ऐसा चलता रहेगा। और ये जो क्या नाम है चार्ज है, ये यहाँ से यहाँ ट्रांसफर होता रहेगा। और वोल्ट मीटर जो है वो हमको बताएगा कि इलेक्ट्रिक करंट का जो फ्लो है वो जिंक की तरफ है। ये टोटल प्रोसेस होगा। तो पहली चीज़ तो ये है कि जिंक पर क्या हो रहा है? जिंक पर जो है वो हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन लॉस कर रहा है? जिंक हमारा इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। Zn गिव्स Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स। ये जिंक इलेक्ट्रोड पर हो रहा है। इस सेल में दो प्रोसेस हो रहे हैं, एक तो हो रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रोड पे हो रहा है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिस इलेक्ट्रोड पर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और जिस इलेक्ट्रोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या है? एनोड जो है, देखो, जिस इलेक्ट्रोड पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसको हम बोलते हैं एनोड। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारा एनोड हो गया। एनोड इसका मतलब कौन से इलेक्ट्रोड पे हमारा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है? हमको पता है जिंक हमारा क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दो इलेक्ट्रॉन लूज करने पर Zn2+ बनाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है जिंक वाले इलेक्ट्रोड पर। और एक क्या नाम है, एक रिएक्शन होती है, Zn गिव्स Zn2++2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन होती है। उसके बाद देखते हैं कैथोड। कैथोड क्या होता है? जिस इलेक्ट्रोड पर हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है वहाँ पर रिडक्शन होता है। तो जिस इलेक्ट्रोड पर रिडक्शन होता है उसको हम कैथोड बोलते हैं। तो कैथोड पर क्या होता है, या इस वाली इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है? इस वाले इलेक्ट्रोड पे हो रहा है हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कौन करता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कौन करता है? कॉपर आयंस। आपको पता है इस इलेक्ट्रोड पर कॉपर आयन Cu2+ पहले से डिपॉजिट हो चुके हैं। वही क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके एज अ सॉलिड कॉपर की इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। ठीक है, तो Cu2++2 इलेक्ट्रॉन्स गिव्स Cu सॉलिड, ये इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाते हैं। अब देखो, हमने देखा यहाँ पर इस सेल में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, एक हमारा एनोड है और एक हमारा कैथोड है। तो जिस सेल में इलेक्ट्रोड और कैथोड होते हैं उस सेल का सेल पोटेंशियल भी होता है। हमने देखा यहाँ पर कितना सेल पोटेंशियल है, 1.10 वोल्ट है। तो ये जो सेल पोटेंशियल है इसको हम निकालते कैसे हैं? इसको निकालने का एक बढ़िया सा फॉर्मूला होता है कि सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। सेल पोटेंशियल निकालने का तरीका होता है, फॉर्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। मीन्स कैथोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या इसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल इक्वल्स टू ई राइट
माइनस ई लेफ्ट। ई राइट मतलब राइट में जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, माइनस लेफ्ट में जो इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है। तो हमेशा याद रखना बाय कन्वेंशन क्या होता है कि राइट में हम हमेशा रिडक्शन वाली सेल रखते हैं या कैथोड रखते हैं। राइट में हमेशा कौन सा होगा, कैथोड हमारा हमेशा राइट में होगा और लेफ्ट में हमेशा हमारा एनोड होगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई राइट माइनस ई लेफ्ट का मतलब है कि कैथोड में एनोड को घटाना। और ये जो फॉर्मूला होता है ये सेल पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला है। अब देखते हैं कि ये जो हमारा 1.1 वोल्ट आया है कैसे आया है। हमको पता है कि जो कैथोड है, कैथोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर को हम इसी तरह लिखते हैं ई Cu2 प्लस स्लैश Cu। तो ये होता है पॉजिटिव में 0.34 वोल्ट कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट पॉजिटिव में। और जो हमारा EZN2 प्लस स्लैश Zn है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो होता है नेगेटिव में 0.76 वोल्ट, नेगेटिव में 0.76 वोल्ट। अब देख लेते हैं हम इस वाले फॉर्मूले पे रख के देखते हैं कि क्या ये फॉर्मूला हमारा जो है इतना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना जो है सेल पोटेंशियल दे रहा है। तो देखते हैं, सेल पोटेंशियल बराबर ई कैथोड। तो ई कैथोड, कैथोड पे हमारा कौन सा इलेक्ट्रोड है, कॉपर, और कॉपर इलेक्ट्रोड की सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू क्या है, प्लस का 0.34, 0 प्लस में रखेंगे 0.34 और उसके बाद फॉर्मूला क्या है माइनस, तो माइनस करेंगे और माइनस के बाद क्या रखेंगे ई एनोड। ई एनोड मतलब एनोड पे जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। तो जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है माइनस में 0.76 वोल्ट। तो हम क्या करेंगे, बाय कन्वेंशन फॉर्मूला हमारा क्या है माइनस, और जो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अपने आप में ही माइनस 0.76 होता है। तो हम यहाँ पर रखेंगे माइनस 0.76 वोल्ट, ये आएगा। अब क्या करेंगे, हम इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा 0.34, ये हो जाएगा पॉजिटिव प्लस 0.76 वोल्ट। जब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, आएगा 1.10 वोल्ट। इसका मतलब ये है कि जब हम 1 मोलर कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे, 1 मोलर कॉपर इलेक्ट्रोड लेंगे और 1 मोलर जिंक इलेक्ट्रोड लेंगे और दोनों को हम जोड़ेंगे सॉल्ट ब्रिज और कंडक्टिंग वायर से, तो वो जो सेल बनेगी वो हमको 1.1 वोल्ट का सेल पोटेंशियल देगी। चलिए बच्चों देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, कैसे हम इसको ये पूरा इतना बड़ा पिक्चर बनाए बिना हम कैसे इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या है, हमारे पास एनोड है, तो हम एनोड से स्टार्ट करेंगे और कहाँ पर पहुँचेंगे, कैथोड पे पहुँचेंगे। तो एक आइडिया मैंने आपको बताया था कि जो जिंक की रॉड है या जिंक की मेटल है, इस मेटल से जो एटम्स होते हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और कहाँ पर जाते हैं, सोल्यूशन में जाते हैं एज Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं और एज Zn2+ सोल्यूशन में जाते हैं। कौन लूज करता है, जिंक के एटम्स लूज करते हैं। तो स्टार्टिंग में कौन होता है, जिंक के एटम्स होते हैं। तो हम यहाँ पर सबसे पहले जब स्टार्टिंग करेंगे तो हम लिखना कहाँ से शुरू करेंगे, एनोड से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले होता क्या है और सबसे पहले क्या था, क्या से क्या हुआ और उसके बाद फिर क्या हुआ, हम 1 बाय 1 करके पहुँचते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या था, हमारे पास जिंक की मेटल थी। तो मेटल क्या है, उसमें एटम्स होंगे। तो हमारे पास क्या है, जिंक के एटम्स हैं, जिंक हमारे पास एटम्स हैं इसके। जब जिंक के एटम्स लिखते हैं तो वो कैसा होगा, सॉलिड होगा, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है सॉलिड है। तो हम इसके नीचे यहाँ पर क्या लिखेंगे, सॉलिड लिखेंगे। उसके बाद जो हमारी जिंक है वो जिंक काहे में कन्वर्ट हो रही है, Zn2+ में। लेकिन जो Zn2+ है वो कैसे हो रहा है, देखो यहाँ पर जो जिंक की रॉड है वो इस वाले पॉइंट पर, जिंक की रॉड इस वाले पॉइंट पर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को टच कर रही है। जिंक की रॉड इस इंटरफेस पर यहाँ पर जिंक सल्फेट के सोल्यूशन को टच कर रही है। तो जो इंटरफेस होता है इलेक्ट्रोड का और सोल्यूशन का, उसको हम सिंगल वर्टिकल लाइन से शो करते हैं।
तो ये हम यहाँ पर लिखेंगे सिंगल वर्टिकल लाइन, ऐसे बनाएंगे। ये जो सिंगल वर्टिकल लाइन है वो इस मेटल के और इस सोल्यूशन के इंटरफेस को शो कर रहा है। तो ये सिंगल वर्टिकल लाइन हमने बना दिया। अब इस सिंगल वर्टिकल लाइन के बाद क्या होता है, हमारे यहाँ पर सोल्यूशन में क्या होते हैं, Zn2+ होते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे Zn2+। Zn2+ कहाँ पर होते हैं, एक्वस सोल्यूशन में होते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, AQ, एक्वस सोल्यूशन में हमारे Zn2+ होंगे। अब जो सोल्यूशन होता है उस सोल्यूशन का कुछ कॉन्सेंट्रेशन भी होता है। तो जो कंसंट्रेशन होता है उसको हम एक ब्रैकेट में इसके आगे ही लिख देते हैं। जो हमारे आयंस होते हैं, आयंस के आगे ही हम ब्रैकेट में उसके कॉन्सेंट्रेशन को लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिखेंगे मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ पर हमारा मोलर कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मेटल थी, मेटल से काहे में चला गया, सोल्यूशन में चला गया। अब इस इलेक्ट्रोड का काम तो खत्म हो गया। अब ये वाला जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे जुड़ा है दूसरे इलेक्ट्रोड से, सॉल्ट ब्रिज से। ये जो सॉल्ट ब्रिज है इससे जो है ये वाला हमारा जिंक इलेक्ट्रोड कॉपर इलेक्ट्रोड से एक सॉल्ट ब्रिज के थ्रू जुड़ा हुआ है। तो जो सॉल्ट ब्रिज होता है उसको हम डबल वर्टिकल लाइन से शो करते हैं। तो ये हो गया हमारा डबल वर्टिकल लाइन, ये हो गया हमारा डबल वर्टिकल लाइन। डबल वर्टिकल लाइन हमको क्या दिखा रहा है, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद जो सॉल्ट ब्रिज है यहाँ से यहाँ आ गया। अब देखो होता क्या है, इस वाले सोल्यूशन में क्या होता है, जो Cu2+ है वो Cu में कन्वर्ट होता है। Cu हमारा Cu2+ में नहीं होता है, जबकि Cu2+ Cu में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस सॉल्ट ब्रिज के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे Cu2+। क्या होगा, Cu2+ होगा और Cu2+ एक्वस होगा क्योंकि एक्वस मीडियम में होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे AQU एक्वस। अब उसका कुछ कॉन्सेंट्रेशन होगा, 1 मोलर 2 मोलर या जो भी होगा, तो उसके कॉन्सेंट्रेशन को हम यहाँ पर ब्रैकेट में मोलर कॉन्सेंट्रेशन लिखेंगे। उसके बाद जो हमारा ये एक्वस सोल्यूशन है जहाँ पर हमारे Cu2+ हैं, वो मेटालिक रॉड मीन्स कॉपर की जो रॉड है उसको कहाँ पर टच कर रहे हैं, इस इंटरफेस पर, यहाँ पर टच कर रहे हैं, इस जगह पर टच कर रहे हैं। तो जो इंटरफेस होता है उसको मैंने बताया कैसे शो करते हैं, सिंगल वर्टिकल लाइन से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक सिंगल वर्टिकल लाइन यहाँ पर ऐसे बना देंगे। सिंगल वर्टिकल लाइन जो हमारी बता रही है कॉपर और कॉपर सोल्यूशन के इंटरफेस को। उसके बाद जो हमारे कॉपर आयंस है किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, कॉपर सॉलिड में। तो यहाँ पर लिखेंगे Cu, और Cu क्या है, यहाँ पर मेटालिक रॉड में डिपॉजिट होगा। तो ये कौन सी फॉर्म में डिपॉजिट होगा, सॉलिड में। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाई दे रहा है, ये रिप्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का। यहाँ पर क्या होता है, जो ये वर्टिकल लाइंस हैं इनको सेमी कोलन से भी शो कर देते हैं। ऐसे भी लिखा होगा अगर कहीं पर, तो इसका मतलब भी इंटरफेस ही होगा। मतलब सोल्यूशन का और मेटल का जो इंटरफेस है उसको हम वर्टिकल लाइन से भी शो कर सकते हैं और सेमी कोलन से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिप्रेजेंटेशन है। तो चलो बच्चों देखते हैं कि डिटर्मिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करेंगे। तो जैसे मैं आपसे कहूँ कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, मैं आपसे बोलूँ कि ये लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप इसको क्या बोलोगे, छोटी है या बड़ी है। भाई ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कुछ। अब इसको हम, अब अगर आपसे पूछें कि ये छोटी है या बड़ी है, तो आप कहोगे कि ये लाइन जो है इससे छोटी है। तो ये भाई छोटी कब हुई है, जब इसके रेफरेंस में, जब हमने इसके रेफरेंस में इसको देखा है तो ये छोटी है। लेकिन अगर यहीं पर मैं आपके सामने एक ये लाइन खींच दूँ और अब मैं आपसे पूछूं कि ये वाली लाइन छोटी है या बड़ी है, तो आप फटाक से क्या करोगे, बता दोगे कि ये बड़ी है। क्यों बड़ी है, क्योंकि हमने इसके रेफरेंस में इस वाली लाइन को देखा है। तो सिंपल सी कहने की बात या बताने की बात ये है कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अकेले नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है जब तक हम उसको किसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड के साथ में नहीं जोड़ते हैं। तो अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है, तो हमारे पास 2 इलेक्ट्रोड होते हैं जिनको हम एज अ रेफरेंस लेते हैं। तो पहला तो है हमारे पास स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, या इसी को हम नॉर्मल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, SHE या NHE इसको हम बोलते हैं। और दूसरा होता है हमारे पास एक कैलोमल इलेक्ट्रोड, एक होता है कैलोमल इलेक्ट्रोड। तो कैलोमल इलेक्ट्रोड हमारे कोर्स में नहीं है। हमको पढ़ना क्या है, हमको पढ़ना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सेटअप कैसा होता है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि ये कैसे फंक्शन करता है। तो चलो देख लेते हैं
ये आपके सामने जो दिखाई दे रहा है पूरा स्ट्रक्चर, ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का स्ट्रक्चर है। अब देख लेते हैं, यहाँ पर ये एक आपके पास कांच का बीकर है। इस कांच के बीकर में हमने जो है 1 मोलर HCl सोल्यूशन फिल किया हुआ है, ताकि हमको इस सोल्यूशन में 1 मोलर H+ आयंस मिल जाएं। उसके बाद ये जो हमारा इलेक्ट्रोड यहाँ पर लटक रहा है, सस्पेंड है यहाँ पर, ये है क्या चीज़, ये हमारे पास प्लैटिनम की फॉइल है। इस प्लैटिनम के फॉइल के ऊपर हमने क्या किया है, PT ब्लैक की या प्लैटिनम ब्लैक की कोटिंग की है, ताकि ये इनर्ट हो जाए और ये इस रिएक्शन में खुद रिएक्शन ना करे। अब उसके बाद क्या है, अब ये जो हमारे पास बाहर से एक टेस्ट ट्यूब है, जिसमें बाहर से एक ओपनिंग है यहाँ पर, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें बाहर से हम हाइड्रोजन गैस को 1 atm प्रेशर से इनफ्लो करते हैं। अंदर की तरफ क्या करते हैं, इस HCl के सोल्यूशन में हम बाहर से H2 गैस को बाहर से प्रेशराइज करते हैं, ताकि H2 गैस यहाँ पर आकर घुल जाए। तो ये जो टोटल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये टोटल क्या है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो और टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर हमारा होगा 298 केल्विन। कितने टेम्परेचर पर, 298 केल्विन पर। 298 केल्विन टेम्परेचर होगा, 1 मोलर HCl सोल्यूशन होगा, और H2 गैस का जो प्रेशर है वो 1 atm होगा, और अंदर जो है PT ब्लैक का इलेक्ट्रोड होगा, उसमें हम क्या करेंगे, H2 गैस को 1 atm प्रेशर से इनफ्लो करेंगे, ताकि H2 गैस उस सोल्यूशन में घुल जाए। ये जो टोटल आपका सिस्टम बनेगा, इसको हम बोलेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से हम कैसे किसी दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करेंगे। तो आपके लिए बता दूं कि जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है, उसको 0 माना जाता है। 0 माना जाता है, ये 0 होता है। तो अगर किसी दूसरे इलेक्ट्रोड को आप इस 0 इलेक्ट्रोड के साथ या 0 इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड के साथ आप कपल करेंगे, तो जो भी वैल्यू आएगी वोल्ट मीटर पर, वो पर्टिकुलरली उसी इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू होगी जिसको आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कपल किया है या जोड़ा है। तो देखिए, अगर किसी इलेक्ट्रोड को, अगर हमने किसी इलेक्ट्रोड को, अगर हमने यहाँ पर किसी इलेक्ट्रोड को हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ क्या किया है, जोड़ दिया है इस तरह से, ठीक है, जोड़ दिया हमने। अगर ये जो इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड में हाइड्रोजन के कंपैरिजन में रिडक्शन होगा, यहाँ पर अगर रिडक्शन होगा हाइड्रोजन के कंपैरिजन में, मींस ये जो मेटल है, इस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से ज़्यादा होगा, तभी तो इसमें रिडक्शन होगा। तो अगर यहाँ पर रिडक्शन होगा, तो इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, यहाँ पर एक रिएक्शन होगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पे रिएक्शन कौन सी होगी, वो होगी H2 गैस विल गिव 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर रिडक्शन होगा तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन होगा, और अगर ऑक्सीडेशन होगा तो ये वाली रिएक्शन होगी, कौन सी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी, यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। H2 गैस विल गिव 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, कहाँ पर, इस सोल्यूशन में, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोड है, ये इस हाफ सेल को या हाफ इलेक्ट्रोड को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा PT, क्योंकि H2 गैस कहाँ के थ्रू आएगी, इस PT के थ्रू आएगी, तो PT/H2। अब H2 गैस का प्रेशर कितना है, 1 atm, तो इसके आगे हम लिखेंगे 1 atm। उसके बाद ये जो इंटरफेस है, ये जहाँ पर ये इलेक्ट्रोड इस सोल्यूशन को टच कर रहा है, इस इंटरफेस को हम सिंगल वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। हमने यहाँ पर सिंगल वर्टिकल लाइन शो कर दिया है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो ये हमारा H2 है, ये काहे में कन्वर्ट होगा,
2H+ में, ये हो जाएगा 2H+ में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, जो H+ सोल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर। यहाँ पर हम लिखेंगे 1 मोलर। तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का रिप्रेजेंटेशन। जब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन होगा उस कंडीशन में ये रिप्रेजेंटेशन होगा। लेकिन मान लिया जिस मेटल को या जिस इलेक्ट्रोड को आपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के साथ में कपल किया है, अगर इस मेटल का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से कम है, तो इसके कंपैरिजन में हाइड्रोजन का रिडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। उस कंडीशन में जो रिडक्शन रिएक्शन होगी वो क्या होगी, रिडक्शन रिएक्शन कौन सी होगी, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे तो 2H+ 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे, क्या बनाएंगे, H2 गैस। ये जो है रिडक्शन रिएक्शन होगी। लेकिन इस जो रिडक्शन हाफ सेल है, जहाँ पर रिडक्शन हो रहा है, वो जो रिडक्शन हाफ सेल है उसका जो सेल रिप्रेजेंटेशन है वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा कि यहाँ पर H+ कितने, 2H+, सेल रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 2H+ और 2H+ एक्वस होगा, या इसका कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 1 मोलर है। और इसको हम सिंगल वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। जो हमारा ये इंटरफेस है जहाँ पर ये वाला इलेक्ट्रोड इस सोल्यूशन को टच कर रहा है उसको हम इंटरफेस बोलेंगे, और उसको हम सिंगल वर्टिकल लाइन से शो करेंगे। तो 2H+ कॉन्सेंट्रेशन 1 मोलर, सिंगल वर्टिकल लाइन दैट इज शोइंग इंटरफेस। और यहाँ पर हो जाएगा आपका H2 का प्रेशर कितना है, 1 atm करेंगे, और स्लैश करके हम क्या दिखाएंगे कि ये जो रिएक्शन हो रही है कहाँ पर हो रही है, PT पर हो रही है, प्लेटिनम पे। तो ये हमने यहाँ पर कर दिया PT, ये इलेक्ट्रोड। तो ये हो जाएगा हमारा रिडक्शन हाफ रिएक्शन का सेल रिप्रेजेंटेशन। और इस तरह से ये हमारा जो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है या स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है, इस तरह से ये फंक्शन करता है।